नमस्कार सभी सुधीजनों, जो भी इस लिंक के माध्यम से इस व्याख्यान से जुड़ने वाले हैं, उन सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। जैसा कि आपको भी पता है, हमारा आज का विषय है शिक्षक विद्यार्थी को क्या दे सकता है या शिक्षक को विद्यार्थी को क्या देना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षा की प्रक्रिया के दो ध्रुव हैं। बिना शिक्षक के विद्यार्थी अधूरा है और बिना विद्यार्थी के शिक्षक अधूरा है। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके दो ध्रुव हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक शिक्षक विद्यार्थी को क्या प्रदान करे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे प्रदान करना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता मेरी नज़र में, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा है ही, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि शिक्षक और विद्यार्थी का जो रिश्ता है वो माता और शिशु के समान, माता और शिशु का जो रिश्ता है उसकी तरह बहुत ही मधुर कोमल रिश्ता है। जिस प्रकार से माँ अपने शिशु की हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती है कि कब उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, इसी प्रकार एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की हर नीड का, कि उसकी क्या योग्यता है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसके अनुसार उसे हर चीज़ समय समय पर प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार से माता अपने शिशु की पूर्ण देखभाल करती है और शिशु को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है कि मुझे क्या चाहिए, और माँ खुद समझ जाती है कि अब मेरे बच्चे को इस वक्त पर ये चीज़ चाहिए होगी। इसी प्रकार एक शिक्षक का भी दायित्व तो है कि वो अपने विद्यार्थी के समय समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके एज ग्रुप, उनका इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज़ और उनकी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें यथा समय उस प्रकार का ज्ञान प्रदान करे, उस प्रकार का उन्हें प्रशिक्षण दे। दूसरे पहलू ये भी आता है कि एक शिक्षक और विद्यार्थी का जो रिश्ता है वो मेरी नज़र में एक भगवान और भक्त के रिश्ते के समान भी है। जिस प्रकार से भक्त भगवान के ऊपर निर्भर रहता है और भगवान पर सब कुछ छोड़ के, इतना भरोसा उसे अपने भगवान पर है कि वो ईश्वर पर सब कुछ छोड़ के अपना कार्य करता है कि भगवान जो भी करेगा वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। और भगवान भी अपने भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरे भक्त को कब क्या चाहिए, उसके लिए क्या लाभकारी होगा, उस हिसाब से वो उस वक्त उस चीज़ को अपने भक्त को प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो विश्वसनीयता की बात आती है, जो भरोसा आता है, भगवान और भक्त के बीच भरोसा सबसे बड़ी कड़ी है। इसी प्रकार का भरोसा या विश्वसनीयता शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भी होता है। यह भरोसा कायम रहे, इसके लिए शिक्षक को अपनी तरफ से पूर्ण योगदान करना रहेगा। यदि शिक्षक अपना दायित्व तो पूरे ईमानदारी से निभाते हैं तो ये भरोसा जो है, जो विश्वसनीयता है, जिस पर कि शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध टिका हुआ है, वो निश्चय ही बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। और ये विश्वसनीयता युगों युगों तक हर शिष्य जो है या विद्यार्थी अपने गुरु पर इसी प्रकार भरोसा करता रहेगा। किंतु समय के हिसाब से शिक्षक को अपने दायित्व के अनुसार अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। समय समय पर जो भी परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं उसके अनुसार या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालना, अपने अंदर परिवर्तन लाना, अपने आप को अपडेट करते रहना नित नए आयामों के साथ, यह एक अच्छे शिक्षक का दायित्व है। तभी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो विश्वसनीयता की कड़ी है, जो संबंध है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। शिक्षक को हम त्रिदेव के रूप में भी देख सकते हैं। जिस प्रकार सृष्टि के सृजन में, उसके संरक्षण में, उसके विनाश में
तीन देवों को हम मुख्यतः मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक इसी प्रकार यही भूमिका एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के जीवन में निर्वाह करता है। शिक्षक को हम क्रिएटर यानी कि सृजनकर्ता, एनिहिलेटर या डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक और कंजर्वेटर यानी संरक्षक के रूप में भी देखा जा सकता है। इन तीनों रूपों को हम डिटेल में लेंगे। एक शिक्षक किस तरह से क्रिएटर का या सृजनकर्ता का कार्य करता है। शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थी के अंदर कौशलों का विकास करे, नए स्किल्स कौशल जो हैं, नए ज्ञान का सृजन करे। क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, न्यू फैक्ट्स। बच्चे का जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली स्लेट के समान होता है, उस पर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो शिक्षक का ये दायित्व तो है कि जो खाली स्लेट है विद्यार्थी की, उस पर उस ज्ञान का सृजन करे, उसके अंदर उस ज्ञान का सृजन करे, वो ज्ञान उसको प्रदान करे, जिससे कि बच्चा जो है अपने जीवन को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। तो बच्चे के अंदर नए नॉलेज का सृजन करना, नए स्किल्स का डेवलपमेंट करना, ये एक शिक्षक का दायित्व है। एनिहिलेटर, एनिहिलेटर मीन्स डिस्ट्रॉयर या विनाशक। बच्चे के अंदर जो भी निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो वृत्तियां हैं, उसकी जो मूलभूत वृत्तियां होती हैं, कुछ निगेटिव भी हो सकती हैं उसमें, तो निगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर करना। यहाँ विनाशक बुरे सेंस में नहीं है, बच्चे के अंदर के अज्ञान को, तंग को खत्म करना है एक शिक्षक को, और उसके अंदर जो निगेटिव मूल वृत्तियाँ हैं उनको भी विनाश करना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक एनिहिलेटर या डिस्ट्रॉयर या विनाशक का कार्य शिक्षक करता है। तीसरा पॉइंट आता है कंजर्वेटर यानी संरक्षक। तो संरक्षक या कंजर्वेटर शिक्षक किस तरह से हो सकता है। बच्चे के अंदर कुछ विशिष्टताएं होती हैं, हर बालक के अंदर विशिष्टताएं होती हैं जो उसे दूसरों से भिन्न बनाता है। जो स्पेशल क्वालिटी उस बच्चे के अंदर है, जो उसकी मौलिकता है, उसकी ओरिजिनलिटी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको पहचाने और उसका संरक्षण करे, यानी उस चीज़ को उसे दबाना नहीं है। यदि कोई बच्चा कक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न करता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, तो कुछ शिक्षक ये करते हैं कि वो बच्चे को चुप कर देते हैं, या ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले बच्चे उन्हें पसंद नहीं आते, वो उनको कहते हैं बाद में बात करना, या आप बहुत डिस्टर्ब करते हो क्लास में। तो ऐसा ना करके शिक्षक का दायित्व क्या है कि वो बच्चे की जो मूल वृत्ति है उसको सेटिस्फाई करे, जो भी उसकी जिज्ञासा है तो उसे सेटिस्फाई करे, उसे क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल पूरा प्रोत्साहन दें। यदि ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो एक बच्चा प्रश्न कर रहा है, उसका सही जवाब मिलने पर सभी बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ का संरक्षण करना है, उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी क्रिएटिविटी को खत्म नहीं करना है। जिस भी बच्चे के अंदर जो स्पेशल क्वालिटी है वो क्वालिटी उसके अंदर बनी रहे, बल्कि उसमें और ज़्यादा निखार आए, ये प्रयास शिक्षक को करना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक जो है त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का कार्य यदि सही रूप में करता है तो उसका शैक्षिक दायित्व तो वो पूरी अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा है। अब हम ये देखें कि एक शिक्षक जो है, जनरली हम लोग क्या देखते हैं क्लासरूम में कि टेक्स्ट बुक की सहायता से पढ़ाया जाता है। शिक्षक बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आते हैं, टीचर्स अच्छे डिग्री है, उनके पास डिग्री है मीन्स नॉलेज है, उस कंटेंट का, विषय वस्तु का ज्ञान उन्हें है। तो क्या हमें सिर्फ विषय वस्तु को अपने पास से बच्चों के पास तक ट्रांसफ़र करना है? नहीं। टीचर नॉट ओनली अ ट्रांसमीटर और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। सिर्फ हमें
ज्ञान का स्थानांतरण नहीं करना है या ज्ञान को का संवहन नहीं करना है कि हमें हमारे पास से ज्ञान को बच्चों तक देना है। केवल यह कार्य शिक्षक से अपेक्षित नहीं है। सिर्फ ज्ञान, आज की डेट में अगर हम देखें, पुराने ज़माने की बात अलग थी कि जब गुरु से ही सारा ज्ञान बच्चों को मिलता था, लेकिन आज के युग में जहाँ बच्चों के फिंगर टिप्स पर पूरी विश्व की जानकारी है, एक मोबाइल फ़ोन पर गूगल में आप कुछ भी सर्च करिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारा एक्सपोजर है बच्चों के पास, किसी भी मीडिया के थ्रू वो सर्च करके नॉलेज तो ले सकते हैं। ऐसे में फिर शिक्षक की आवश्यकता क्यों? कभी भी कोई भी एड, कोई मीडिया, कोई टेक्नोलॉजी एक शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर सकती है। इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी शिक्षक का अपना अलग स्थान है। तो शिक्षक को सिर्फ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज नहीं बनना है, सिर्फ ज्ञान का स्थानांतरण या हस्तांतरण नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान तो उसके फिंगर टिप्स पर है। आपसे ज़्यादा जानकारी आप अगर सिर्फ किताब से पढ़कर गए हैं तो आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि जो टेक्स्ट बुक चल रही है स्कूल में, उसी टेक्स्ट बुक से आप यदि पढ़कर जाते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होगी। लेकिन यदि बच्चा स्मार्ट है, वो पहले से ही सब कुछ सर्च करके आया है, तो उसके पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे में आप अपने लेवल को ऊपर कैसे रख सकते हैं? उसका एक ही तरीका है कि हम सिर्फ ज्ञान का नहीं, एक तो खुद को आप अपडेट रखें, जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट की फील्ड में उनसे अपडेट रहें। प्लस आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं देना है, नॉलेज तो उनके पास कहीं से भी आ जाएगा, न्यूज़पेपर से भी आएगा, टीवी से भी आएगा, वो मोबाइल पर भी गूगल में सर्च कर लेंगे, बहुत सारे साधन हैं। शिक्षक का सही दायित्व तो ये है कि शिक्षक उस ज्ञान को कैसे उन्हें यूटिलाइज करना है, उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से वो अपने डेली लाइफ में उस ज्ञान का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार से वो एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने जीविका का उपार्जन कर सकते हैं उस ज्ञान के द्वारा। यह सिखाना एक शिक्षक का दायित्व है, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान को अपने दिमाग से बच्चों के दिमाग तक पहुंचाना। यह काम कोई भी मशीन कर सकती है। यहाँ सिर्फ श्रोता और वक्ता नहीं है कि कोई भी साधु जी आए कोई अच्छे और उन्होंने अपने प्रवचन दिए और आप कुछ पढ़कर आ गए और उसको चीज़ को हमने अपने श्रोताओं को सुना दिया। उन्हें अपने जीवन में उस ज्ञान को कैसे उतारना है, किस प्रकार उसका उपयोग करना है, ये जो एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उस ज्ञान का उपयोग करके बच्चा क्या क्या कर सकता है, इस चीज़ को आपको सिखाना है। साथ ही साथ नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन नॉलेज के अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चों को आपको प्रदान करना है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्रदान करना नहीं है, यह ज्ञानार्जन शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, और सर्वांगीण विकास हेतु यह आवश्यक है कि ज्ञान के अलावा जो दूसरे पक्ष हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। बौद्धिक तो है ही, बौद्धिक के साथ साथ में आपको कल्चरल हो, इमोशनल है, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, एस्थेटिक सेंस है, डिसिप्लिन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिनका भी ध्यान रखना होगा। अब बात आती है फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। देखिए, शिक्षक को जैसा हम लोग देख रहे थे कि अभी सिर्फ ज्ञान का हस्तांतरण नहीं करना है, उसे क्या करना है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग,
टीचर को नॉलेज प्रोवाइडर का नहीं, बल्कि बच्चे कैसे सीखें इसके लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना होगा। मीन्स सुविधा दाता। सुविधा सिर्फ आपको प्रदान करना है, वो सिचुएशन आपको बनाना है ताकि बच्चा उस ज्ञान का सृजन खुद कर सके। जब वो खुद करके सीखेंगे तो जो ज्ञान है वो उसका अधिगम जो होगा वो अधिगम ज़्यादा परमानेंट होगा। जो लर्निंग हम लोग कहते हैं, लर्निंग बिकम्स मोर परमानेंट। परमानेंट लर्निंग कब होगी? व्हेन देयर इज़ लर्निंग बाय डूइंग। जब खुद करके सीखेंगे तभी परमानेंट लर्निंग होगी। और जिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टीचर सिर्फ पढ़ाता जा रहा है, वहाँ पर कोई लर्निंग नहीं होगी। टीचिंग इटसेल्फ इज़ नथिंग इफ़ देयर इज़ नो लर्निंग। यदि लर्निंग नहीं है तो कोई जो शिक्षण है, टीचर भले ही शिक्षण कार्य कर रहा है, उस शिक्षण का कोई अर्थ तब तक नहीं है, कोई मतलब नहीं है जब तक कि लर्निंग ना हो। यानी बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, आप अपना लेक्चर दे रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 3 घंटे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसी स्थिति क्या कहेगी कि यहाँ पे कोई शिक्षण कार्य नहीं हुआ। मीन्स देयर इज़ नो टीचिंग विदाउट लर्निंग। जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक कोई टीचिंग नहीं है, या ऐसा शिक्षण कार्य जो है वो व्यर्थ है यदि बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है। तो यहाँ आपको खुद को नहीं सिखाना है, अपने नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना है। हमें सिर्फ ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना है बच्चों को ताकि वो खुद करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग करें। और आप सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह जो कुछ भी उन्हें आवश्यकता लगती है वो सभी चीज़ें आपको प्रदान करना है और वो कंडीशंस आपको बनानी है और बच्चे खुद करके सीखेंगे। फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग के साथ साथ में यहाँ पर हमें एक गाइड का, निदेशक का भी कार्य शिक्षक को करना होगा कि यहाँ सिर्फ नॉलेज प्रदान नहीं करना है। दूसरी चीज़ हमने कहा कि फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग मीन्स आपको वातावरण क्रिएट करना है लर्निंग के लिए। साथ साथ में बच्चा जब खुद कार्य करेगा तो उसे तो अनुभव नहीं है और आप अनुभवी हैं, आपको अपने अनुभव से उसे सींचना है। जो सिचुएशंस आपने दी हैं, जो वातावरण क्रिएट किया है, उसमें समय समय पर आपको अपने बच्चों को गाइड भी करते रहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो पाथ है उस पाथ से वो भटक न जाए। जो डायरेक्शन है उनके वर्क की, वो डायरेक्शन कहीं गलत ना हो, इसलिए समय समय पर आपको उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना है ताकि वो सही रास्ते पर चलें और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचें, या जो भी फैक्ट्स या न्यू नॉलेज वो क्रिएट करने वाले हैं उस तक वो पहुँच सकें। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि अच्छे से उन्हें निर्देश दें, समय समय पर उनको गाइड करते रहें और वातावरण उनके योग्यता अनुसार, उनके मानसिक स्तर, उनके शारीरिक स्तर के अनुसार, उन्हें जो कक्षा में स्तर है उनका है उसके अनुसार उन्हें वातावरण आपको प्रदान करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलर। जैसा कि हमने ये कहा कि शिक्षक का कार्य सिर्फ ज्ञान प्रदान नहीं करना है, बल्कि ज्ञान का स्थानांतरण या हस्तांतरण नहीं करना है। शिक्षक को बहुत सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। मीन्स काउंसलर, कहीं कहीं पे ये हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक जैसा नहीं गेन कर पाते हैं क्लास में। पढ़ाया सबको एक जैसा गया, लेकिन सबने एक जैसा गेन नहीं किया है। तो उनकी उपलब्धि के पीछे जो कारण है उसे जानना, प्लस उससे दूर करना, उस समस्या का निदान करना, ताकि बच्चा जो है वो अच्छी तरह से गेन कर सके। जो स्लो लर्नर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी क्या समस्या है उसको सॉल्व करने में उनकी मदद करें। यह जो कार्य है वह एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को दर्शाता है। बच्चों को
विषय के चयन में, उनकी अभिक्षमताओं के आकलन में, क्या बन सकते हैं वो, किस तरफ उनका इंटरेस्ट है, ये सब जानने में, और आगे क्या कर सकते हैं, कौन सी फील्ड जो है उन्हें आजीविका खोजने के लिए अच्छी रहेगी या अच्छे से वो जीविकोपार्जन कर सकेंगे, किस लाइन में अच्छा कर सकते हैं, ये कार्य भी शिक्षक को करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं काउंसलर। एक अच्छे से बच्चे का पूरा गहन स्टडी, उसकी केस हिस्ट्री पूरी जानिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या उनकी वीकनेस हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, किस फील्ड में वो अच्छा कर रहा है। हो सकता है कि वो एकेडमिक में अच्छा ना हो लेकिन गेम्स में अच्छा हो, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा करता है, या फिर उसकी संगीत में, नृत्य में रुचि है, या ड्राइंग में रुचि है। तो वो एक फील्ड आपको आइडेंटिफाई करना होगी, उसके लिए एक्टिविटीज़ समय समय पर करते रहें स्कूल में। तो वो फील्ड भी आप आइडेंटिफाई करें कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और उस हिसाब से उसे हम परामर्श दे सकते हैं कि वो आगे जाके किस लाइन में जाए और वो अच्छे से अच्छा अपना जीविकोपार्जन कर सके। कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं बच्चों की, फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, उन समस्याओं को, या घर में कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के बीच में ट्यूनिंग अच्छा नहीं है, कोई सिंगल पेरेंट है, या पेरेंट्स झगड़ा करते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, ऐसी कंडीशंस में भी बच्चे फुल अटेंशन क्लासरूम में नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे के अटेंशन ना देने के पीछे क्या कारण है, इस चीज़ को भी शिक्षक को समझना है, क्योंकि हर क्लास में ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं, और किसी पर्टिकुलर क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा या दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो और वो फुल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे की कैपेसिटी है फिर भी वो अच्छा नंबर नहीं ला रहा है, पढ़ता अच्छा है लेकिन नंबर क्यों नहीं ला रहा है, तो उसके कारणों का हमें पता करना और उसका निदान करना, यह कार्य भी काउंसलर के रूप में शिक्षक को करना होगा। अब बात आती है कि चूँकि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का अर्जन नहीं है, बल्कि जो ज्ञान है उसका उपयोग करके किस प्रकार वो अपने जीवन को सफल बनाए। सफल व्यक्ति कभी भी ये नहीं हम कह सकते हैं कि उसने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं, बहुत नॉलेज है तो वो व्यक्ति सफल है। सफलता का मापदंड डिग्रियां या नॉलेज नहीं है। सफल कोई भी हो सकता है भले ही उसने कम डिग्री ली हो। यहाँ शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के अंदर वो कौशल का डेवलपमेंट करें। लाइफ स्किल्स की बात आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा। लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, वो कौशल हैं जो व्यक्ति के जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। तो स्कूल्स में भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके। जो जीवन कौशल की बात हम करते हैं तो जीवन कौशल में 5 C हैं ऐसे जो कि मेन हैं। 5 C वो क्या हैं वो हम देखते हैं। 5 C में पहला है कोऑपरेशन, यानी कि बच्चे को कोऑपरेटिव होना चाहिए। सामूहिक गतिविधियां आप करवाएं जिससे कि बच्चे के अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग, सहयोग का, परस्पर सहयोग की भावना डेवलप हो। दूसरा है कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट इन बेटर वे। बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन है, जो फियर है, कहीं भी बोल नहीं पाते हैं, स्टेज में प्रोग्राम में नहीं बोल सकते हैं, डिबेट है, कुछ भी है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जब तक उनके अंदर अच्छा कम्युनिकेशन पावर डेवलप नहीं होगा तब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बच्चों के अंदर डेवलप करना है। तीसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी विद देयर ओरिजिनलिटी, जो भी बच्चों के अंदर क्षमता है उस क्षमता का विकास करें, जो भी क्रिएटिव स्किल उनके अंतर्गत हैं, और जिससे कि वो आगे जाके अपने जीवन में उसको एज अ लाइफ गोल वो सेट कर लें कि मुझे ये बनना है, और उसके प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करें आगे। तो ये 3 C हुए, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है।
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज बहुत है, स्किल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये है कि कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। वहाँ दो फैक्टर हो सकते हैं। पहला जो हमने अभी देखा कम्युनिकेशन, दूसरा कॉन्फिडेंस। ये दोनों यदि आपके अंदर अच्छे से डेवलप होंगे तो कोई भी इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं, कहीं भी आपको वहाँ पर हार का सामना नहीं होगा, असफलता आपके पास कभी भी नहीं आएगी यदि आपके पास कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस है। आप जो भी बोलें फुल कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, ताकि सामने वाला जो है वो आपके आगे सही है, कि आप को ये मानेगा कि आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आता है क्रिएटिव थिंकिंग। ये 4 चीज़ें आपकी हुई। 5वां है इसमें क्रिएटिव थिंकिंग। थिंकिंग स्किल्स, लॉजिकल पावर, मेंटल लॉजिकल पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स रचनात्मक कुछ भी आप करते रहें, आपके मेंटल एबिलिटीज़ को आप इंक्रीज़ करें ताकि आप कुछ भी क्रिएटिव वर्क कर सकें। तो ये जो 5 सी हैं, इनके डेवलपमेंट में टीचर को विशेष योगदान देना होगा, ताकि बच्चे के अंदर ये लाइफ स्किल्स डेवलप होंगे, तभी वो अपना जीवन जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे, एक सफल व्यक्ति के रूप में वो आगे जाके बन सकेंगे। इसके अलावा भी कुछ स्किल्स हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, जिसमें है एक समस्या समाधान कौशल। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में हर पड़ाव पर समस्याएं आती हैं, किंतु यदि शिक्षक बच्चों के अंदर समस्या समाधान का कौशल डेवलप करता है तो बच्चा अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान बहुत आसानी पूर्वक हंसते हंसते कर लेगा। उसमें भी जो बेसिक है वो उनका थिंकिंग पावर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो उसकी सहायता से वो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल हर व्यक्ति ये कहता है कि टाइम नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। टाइम पहले भी 24 घंटे था एक दिन में, आज भी 24 घंटे हैं। हमें ये आना चाहिए कि हाउ टू मेक 26 आवर्स अ डे, किस प्रकार से उन 24 घंटों को हम 36 घंटे या 30 घंटे में परिवर्तित करें, ताकि हम किसी के सामने ये ना कह सकें कि हमें टाइम नहीं मिला। ये हमारी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। यदि हम एक साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सिमिलर एस्पेक्ट्स को लेकर, कि सेम टाइम में ये काम हो सकता है, अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाएं, हर काम को समय पर करें। टाइम को अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो समय आपके हाथ में है। आप समय के हिसाब से नहीं, समय आपके हिसाब से चलेगा। सिर्फ आपको सीखना है कि उस समय का सदुपयोग कैसे करें। समय सभी को उतना ही मिला है, वही 24 घंटे का दिन हर व्यक्ति के लिए है, पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है और कोई सब कुछ कर ले रहा है। तो ये सबको भगवान ने बराबर दिमाग दिया है, उसे कैसे हमें यूज़ करना है, किस प्रकार हम समय का सदुपयोग करें, कैसे मैनेज करें, ये बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए स्कूल में। तो शिक्षक को भी पहले खुद ये सीखें और बच्चों के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट का पावर डेवलप करें। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की जो बहुत भागदौड़ वाली लाइफ है उसमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बच्चे भी आजकल स्ट्रेस में दिखते हैं, छोटा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। लो टॉलरेंस पावर, लो टेम्परामेंट के कारण स्ट्रेस हम पर हावी हो जाता है। स्कूल्स में ऐसे आप एज अ टीचर ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, वर्कशॉप्स करवाएं, जिसमें कि उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाए। प्लस पढ़ाई के साथ साथ यदि अदर एक्टिविटीज़ भी होंगी समय समय पर,
तो अपने आप ही थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। हम लोग भी जैसे रूटीन जो लाइफ हो जाती है, रूटीन लाइफ से आप 2 घंटे 4 घंटे अगर एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो अपने आप ही आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से स्कूल के टाइमिंग जो टाइम टेबल है उसमें भी एक शेड्यूल में कुछ आपको डालना चाहिए कि ये एक वीक में 1 पीरियड 2 पीरियड जो है वो हम लोग कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ करवाएं, जिससे कि जो पूरा ब्रेन लोड है, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरे वीक में, वो थोड़ा सा कम हो सके। प्लस टॉलरेंस पावर डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए भी आपको प्रयास करना होगा। सिर्फ शिक्षा ही नहीं देनी है, शिक्षा के साथ साथ में हमें मूल्यों को बच्चों के अंदर डेवलप करना है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान लेके, किताबी ज्ञान लेके जीवन को नहीं जिया जा सकता। जब तक आपके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, सामाजिक मूल्य नहीं है, एस्थेटिक्स मूल्य नहीं है, आपकी ह्यूमैनिटीज़ आपके अंदर नहीं है, तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। ये गुण जो हैं वो विद्यालयीन गतिविधियाँ उनके अंदर ऐसी हमें डालनी होगी कि उन गतिविधियों के माध्यम से मूल्यों का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर हो सके। कुछ सोशल स्किल्स भी, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं, जिससे कि उनके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ डेवलप हों। एथिक्स और एटिकेट्स को भी बच्चे समझें कि सोसाइटी में रहना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं। तो सोसाइटी में आप अपना सफल जीवन कभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सोशल एथिक्स होंगे, एटिकेट्स होंगे, उनका पालन आप करें। जो सोशल पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनका सम्मान करना है। इन सभी चीज़ों का भी ध्यान बच्चों को देना होगा। लेकिन बच्चे कब देंगे? जबकि शिक्षक इन चीज़ों पर ध्यान दें। यहाँ एक चीज़ विशेष तौर पर है, क्योंकि शिक्षक को बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल मीन्स उसने जो कह दिया वही सर्वोपरि है उनके लिए। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में जो बच्चे होते हैं उन्हें यदि उनकी टीचर ने कुछ चीज़ बताई है और उसको अगर आप कुछ चेंज करके बताते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, मेरी टीचर ने ऐसा बताया है तो यही सही है। भले ही आप कितने भी ज्ञानी हों, लेकिन बच्चे को अपने टीचर द्वारा बताई गई चीज़ ही सही लगती है। मीन्स वो अपने शिक्षक को ही अपना आदर्श मानता है कि शिक्षक ने जो बात कही है वही सही है और मुझे उसी पर चलना है। तो शिक्षक का ये दायित्व तो है कि बच्चा उसे रोल मॉडल बनाए। तो रोल मॉडल कब बनाएगा बच्चा उसे? जब शिक्षक के अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी। तो पहले हमें इन सभी चीज़ों पर अमल करना है, उसके बाद ही हम बच्चों को इस राह पर चलने के लिए शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों के अंदर यदि आपको लाइफ स्किल्स डेवलप करना है तो उनके सामने आपको एक एग्ज़ाम्पल आपको खड़ा करना होगा। आप खुद एग्ज़ाम्पल के रूप में होंगे तो बच्चे उस चीज़ को अपने आप उसका अनुसरण करेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अंतर्भारतीय संस्था ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इस व्याख्यान हेतु आमंत्रण दिया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने ये प्रयास किया है कि जो जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए उपयोगी रहे। यदि कुछ त्रुटि इसमें रह गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।